सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। टेकन 8 पर साउथ कोरिया की बादशाहत खत्म हो गई है। पाकिस्तान के गेमर्स ने साउथ कोरियन टीम को शिकस्त देकर सियोल में होने वाले टेकन 8 चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम कर लिया है। पाकिस्तान के गेमर्स मुसलसल इंटरनेशनल इवेंट्स में शानदार कामयाबियां हासिल कर रहे हैं, जो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में ई गेमिंग का बहुत पोटेंशियल मौजूद है और पाकिस्तानी नौजवान ई गेमिंग के जरिए हजारों लाखों डॉलर्स भी कमा रहे हैं। दुनिया भर में वीडियो गेम्स इंडस्ट्री सालाना $500 बिलियन तक पहुंच चुकी है और पाकिस्तान की मार्केट का वॉल्यूम भी तकरीबन $50 मिलियन तक आ गया है। एक अंदाजे के मुताबिक साल 2025 में गेमिंग इंडस्ट्री का बिजनेस $200 मिलियन से जायद होने का तखमीना लगाया गया है। साल 2021 में ग्लोबली ई स्पोर्ट्स की मार्केट का वॉल्यूम $1 अरब से जायद था और डोटा 2 का प्राइस पूल $4 करोड़ 80 लाख से ज्यादा था। पाकिस्तान के अब तक के सबसे बड़ी ई स्पोर्ट्स का इवेंट का मजमूई प्राइस पूल $2 करोड़ रखा गया है। पाकिस्तान के 2 बड़े गेमर्स कुल मिलाकर $45 लाख से जायद कमा चुके हैं और कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो मंथली 15 से 20 लाख कमा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में पीसी गेमर्स की अंदाजन तादाद साल 2026 में 909 मिलियन तक पहुंच जाएगी, जो कंसोल प्लेयर्स से 33% ज्यादा है और 2026 तक गेमिंग इंडस्ट्री का रेवेन्यू $321.1 बिलियन तक जाने का इम्कान है। चाइना इस वक्त इस रेवेन्यू के लिहाज से सबसे आगे है, जिसने 2023 में ई गेमिंग से $42 बिलियन से जायद कमाए हैं। पूरी दुनिया में तकरीबन 2.5 अरब लोग गेम्स खेलते हैं और वो हर वक्त इस इंतजार में रहते हैं कि गेम का एडवांस वर्जन कब आ रहा है और कौन सा नया गेम मार्केट में आने वाला है। गेमिंग इंडस्ट्री 2022 में $184.4 बिलियन का रिकॉर्ड बिजनेस कर चुकी है। सऊदी अरब $180 बिलियन सालाना की गेम इंडस्ट्री बनने जा रहा है, जिसने हाल ही में रिकॉर्ड $45 मिलियन के इनामी पूल के साथ एक बड़े गेमिंग टूर्नामेंट की मेजबानी की है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की एक रिपोर्ट के मुताबिक गेमिंग से पैदा होने वाले रेवेन्यूज आलमी बॉक्स ऑफिस, म्यूजिक स्ट्रीमिंग और एल्बम्स की फरोख्त और 5 दौलतमंद तरीन स्पोर्ट्स लीग्स के कलेक्टिव रेवेन्यूज से कहीं ज्यादा हैं। मई 2024 में बाज़ ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान में ई गेमिंग के सबसे बड़े मुकाबले ऑर्गेनाइज किए थे, जिसमें दुनिया भर के बड़े प्लेयर्स ने हिस्सा लिया था। दुनिया के मकबूल कोरियन खिलाड़ी नी और लोहाई और पाकिस्तान चैंपियन अरसलान ऐश ने भी इस मुकाबले में शिरकत की थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर पाकिस्तान में ई गेमिंग को गवर्नमेंट लेवल पर प्रमोट किया जाए तो पाकिस्तान ई गेमिंग में बड़ी मार्केट बन सकता है। हर साल पाकिस्तानी कंज्यूमर्स $26 करोड़ ऑनलाइन गेमिंग पर खर्च करते हैं। ऑनलाइन गेम्स तैयार करने वाली बड़ी चीनी कंपनी टेंसेस्ट के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान की आईटी और गेमिंग इंडस्ट्री $90 अरब की इंडस्ट्री बनने का पोटेंशियल रखती है। पाकिस्तान के पास 64% नौजवान आबादी है, जिसमें से 62% वीडियो गेम्स खेल रहे हैं। अगर पाकिस्तान में ई गेमिंग को गवर्नमेंट लेवल पर प्रमोट किया जाए तो पाकिस्तान ग्लोबली ई गेमिंग में बड़ी मार्केट, लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे मुमकिन और कितना वक्त इसमें लग सकता है, पाकिस्तान में इसका कितना टैलेंट और पोटेंशियल मौजूद है और उसको मजीद निखारा कैसे जा सकता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इमरान खान साहब CEO हैं, रैप्टर गेम्स के गेमिंग एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, प्रोग्राम के लिए आप वक्त निकाला। अब हम देख रहे हैं कि दुनिया अरबों डॉलर्स बल्कि सैकड़ों अरब डॉलर्स की ये मार्केट बन चुकी है दुनिया में। पाकिस्तान में भी इससे लाखों कमाए जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तानी नौजवानों का यकीनी तौर पर टैलेंट है। कितना रुझान है पाकिस्तान में ई गेमिंग का, कितनी बड़ी ये मार्केट बन सकती है पाकिस्तान में? थैंक यू यार, सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस टॉपिक के ऊपर फोकस किया। आप जैसे लोग जब फोकस करते हैं तो इंडस्ट्री को मकबूलियत मिलती है, एंड दैट आई थिंक दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव फ्रॉम एवरीबॉडी। एंड जाहिर बात है, अरसलान वगैरह जब जीत के आते हैं और कोरियन जैसे बड़े प्लेयर्स को हराते हैं तो हमारे मुल्क के लिए बड़े फख्र की बात होती है, एंड इट्स अनदर अपॉर्चुनिटी कि हम उस पर फोकस करें। मैं आपके सवाल का जवाब स्टार्ट करूंगा, पहले आपको और ऑडियंस को कुछ 2-3 बड़े नंबर बताने के लिए, ताकि उनको इंडस्ट्री का आज का साइज पता चल सके। बिल्कुल बिल्कुल। आज इस वक्त पाकिस्तान में हर साल, मैं इसमें 2022 भी गिन रहा हूँ, 23 भी गिन रहा हूँ, 24 भी गिन रहा हूँ, हर साल पाकिस्तान में $500 मिलियन से जायद खर्च होते हैं गेमिंग में। ठीक है, इसमें सॉफ्टवेयर भी गेमिंग इंक्लूडेड है और गेमिंग के हार्डवेयर एक्सेसरीज भी इंक्लूडेड है। मतलब आसान लफ्जों में बोलूं तो इसमें ग्राफिक कार्ड, कंसोल और पीसी भी शामिल है और उसमें वीडियो गेम अपने आप भी शामिल है, चाहे वो डिजिटल हो फिजिकल हो। इस $500 से ज्यादा मिलियन पर ईयर, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं ऑलमोस्ट $220 जो है वो डिजिटल खर्च होता है, मतलब डिजिटल गेम्स और गुड्स पे। जिस तरह आप बात करे थे टेंसेंट के गेमों में स्किन खरीदना, टॉपअप खरीदना, फ्री फायर, पबजी, ये सारी चीजें, और कम से कम $300 मिलियन से ज्यादा हार्डवेयर पे खर्च होता है। ये आज की तारीख में है। और आपने बाकी इस वक्त 43 मिलियन जो हैं हमारे नॉन ऑनलाइन गेमर्स हैं पाकिस्तान में, 43 मिलियन।
ठीक है, इसमें से अराउंड 10 to 12% आज खवातीन हो चुकी हैं। दैट मीन्स अराउंड 4 मिलियन खवातीन इस वक्त एक्टिव गेमिंग करती है, कंपेटिटिव एंड कैजुअल। ठीक है, और इसमें जाहिर बात है, इसमें कोई साइंस की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ी मार्केट इसमें मोबाइल गेम्स की है, क्योंकि मास मार्केट के लिए है, सस्ता है, इजी एंट्री लेवल है, और फिर जाहिर बात है उसके बाद पीसी है, और फिर गेमिंग है। इसमें हमें कुछ गेम्स में देखा जी बड़ी महारत है। टेकन का सबको पता है, टेकन का गढ़ है पाकिस्तान में पंजाब और लाहौर मजीद टेकन का हेडक्वार्टर है, और हम टेकन में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी जो है कायम कर चुके हैं। अरसलान ऐश वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, टाइम ईवो जापान और टाइम ईवो वर्ल्ड वाइड विनर है। लास्ट ईयर सऊदी में वर्ल्ड कप जो था, जो पाकिस्तान जीता था, वो भी इनकी टीम ने, इन्होंने, आतिफ ने, खान ने, इन्होंने जीता। इस बार भी जितने नए प्लेयर थे, फरजीन, नुमान चौधरी, हाफिज, अरसलान, they all combined and they beat me and Team Korea to again win the Nations Cup for Pakistan। इससे देखिए हमें सबसे पहले चीज क्या नजर आती है, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स ना बदल गया है। और मैं ट्रेडिशनल स्पोर्ट को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि तारीख इतनी करीब करीब है कि आप हफ्ता 10 दिन पहले की हमारी क्रिकेट की सेंटिमेंट देखें, अगर आप in terms of where we are in cricket, in terms of infrastructure, facilities, और क्या हमने किस तरह परफॉर्म किया चैंपियंस ट्रॉफी में, इवन दो हम होस्ट कंट्री थे, और आप उसी से कंपेयर करें वीडियो गेम का, जिसकी कॉस्ट भी है, उसके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज भी चाहिए, और फॉर्मली उसकी कोई मिनिस्ट्री भी एग्जिस्ट नहीं करती पाकिस्तान में। लेकिन आप देखें उसमें आपका सक्सेस किया है, सिर्फ टेकन में नहीं, आप पबजी में भी चैंपियन रह चुके हैं अपने एक सर्टेन लेवल पे, आप फ्री फायर में भी रह चुके हैं। सोमाइल जो है पाकिस्तान का यूएस शिफ्ट हो गया, अप टू $15 मिलियन डोटा में भी जीत चुका है, लीग ऑफ लेजेंड में भी हमारे विनर रह चुके हैं, रॉकेट लीग में भी रह चुके हैं, और ये तादाद डेली बढ़ती जा रही है। और सबसे इनकरेजिंग बात इसमें यह है, अगर आप पाकिस्तान की क्रिकेट का भी बेहतरीन सुनहरी तारीख देखें, तो अगर आप वो वक्त देखें तो आप ये नोटिस करेंगे कि गांव देहात में भी, रूरल सेमी अर्बन एरियाज में भी क्रिकेट की बहुत शोहरत हो गई थी। हर जगह गली कुचों में क्रिकेट खेला जा रहा था, हर जगह कैंप्स लग रहे थे, डोमेस्टिक क्रिकेट अपनी उरूज पे था। आज गेमिंग बिल्कुल उस सिनेरियो में, जहां हम जब अपने रैप्टर गेम्स वाले अपने रिसर्च के लिए जब टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज में भी जाते हैं गाँव देहात में, तो हमें वहां पर लोग रेगुलरली ढाबों पे, गली कुचों में, महफिलों में गेम खेलते हुए नजर आते हैं, और ऑनलाइन कम्पीट भी करते हैं। एंड चले वो 35-40 लाख नहीं कमाते, लेकिन 20-30 हजार रुपए कमा लेते हैं हर बार जब भी वो कम्पीट करते हैं। और अगर आप उस इकोनॉमिक स्ट्रेटा की बात करें, और वो महीने में 60-70 हजार रुपए गेम खेलने कमा रहे, तो वो एक बहुत बड़ी रकम है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल छोटा सा मेरा, आप अपनी बात जरूर कंप्लीट कीजिएगा, कि वो जब क्रिकेट का हमारा पीक था, तो एक जोश जज्बा क्रिकेट खेलने का होता था, उसके जरिए अमीर बनने का नहीं होता था। अब शायद वो सोच बदल चुकी है, अब लोग पैसा कमाने के लिए क्रिकेट खेलते हैं एज प्रोफेशन। तो ये इस गेमिंग इंडस्ट्री में भी ऐसा ही है कि वो एक शौक है लोगों में गेम खेलने का, या फिर चूंकि अब इसमें अर्निंग बहुत ज़्यादा हो गई है, तो लोग बस रातों रात अमीर बनने के लिए वो ये गेमिंग इंडस्ट्री का रुख कर रहे हैं, क्योंकि अब तो ये एक इंडस्ट्री समझे बन चुकी है ना। हाँ, देखिए, एक तो इंडस्ट्री बिल्कुल है, ये हॉलीवुड, ये फिल्म, वीडियो और ऑडियो इंडस्ट्री से बड़ी है, द गेमिंग इंडस्ट्री कंबाइंड। देखिए, आपके सवाल का मैं बड़ा डायरेक्ट जवाब दूंगा, नहीं ऐसा नहीं है, बिकॉज ये एक मिथ है जो मैं नहीं कह रहा कि आपने ऐसा कहा है, लेकिन मैं वैसे ऑडियंस में जवाब देना चाह रहा हूँ। ये एक मिथ है कि वीडियो गेम एक लो स्किल गेम है, मतलब क्रिकेट खेलने के लिए तो उसने कैंप अटेंड करना है, वर्जिश भी करनी है, बॉलिंग भी करानी है, लेकिन वीडियो गेम में तो कोई भी महारत हासिल कर सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वीडियो गेम इज वेरी कॉम्प्लेक्स, मैकेनिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसके लिए स्ट्रेटेजी चाहिए होती है, उसके लिए एक सर्टेन इंटेलिजेंस चाहिए होती है, एक सर्टेन हैंड आई कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है। जाहिर बात है वो एथलेटिक्स नहीं है, स्पोर्ट है, एथलेटिक नहीं है, उसमें मसल्स का और जिस्म का और कार्डियो का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मेंटल एक्यूमेंट का ताल्लुक है। सो ऐसा नहीं कि कोई एक दिन उठ के बोल सकता है इसमें तो बड़ा पैसा है, मैं पैसा कमाना शुरू कर देता हूँ। लेकिन जी बिल्कुल, एज कंपेयर टू क्रिकेट एंड हॉकी, बिकॉज ये नेशनल पास टाइम्स थे और ये नेशनल स्पोर्ट थे, और जिस तरह फौज में जाना हमारे लिए बड़े फख्र की और बड़ी एक सोशली प्राउड बात होती थी, इसी तरह क्रिकेटर बनना और हॉकी प्लेयर बनना भी इट वाज अ बिग कल्चरल सोशल अकम्पलिशमेंट। जानी बात है, गेमिंग अभी वहां पर नहीं पहुंची है, बिकॉज गेमिंग आपके सोशल कॉन्वर्सेशन में उस तरह घरों में नहीं गई है। लेकिन हाँ, लोग इसको खेलते हैं जो इसमें अच्छे होते हैं, दे रियलाइज के घर बैठे हुए पैसा कमाए जा सकते हैं। घर बैठे हुए आप क्रिकेट खेल के पैसा नहीं कमा सकते, लेकिन घर बैठ के आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करके पैसा कमा, इसी तरह घर बैठ के आप ऑनलाइन टूर्नामेंट में खेल के, जो लड़के लड़कियां खेल रहे हैं पाकिस्तान में, आप पैसा कमा सकते हैं। तो यस, इट इज मच, अगर मैं आपका आसान जवाब दूं तो ये है, पैसा कमाना इसमें ज्यादा आसान है बनिस्बत फिजिकल स्पोर्ट के, लेकिन स्किल सेट की कोई कमी नहीं होती, उतनी ही मेहनत लगती है बिल्कुल इसको करने में।
और ये भी बताइएगा इमरान साहब कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है इस पूरी गेमिंग इंडस्ट्री में, 15-20 साल पहले या शायद 25 साल पहले हम देखते थे कि गेमिंग जोन्स होते थे हर एरिया में, गली मोहल्ले में गेमिंग स्टेशंस होते थे, लोग वहाँ जाकर और पे करके वो गेम खेला करते थे। लेकिन और उस पर ज़ाहिर है कि डांट भी पड़ती थी, उससे आपकी पढ़ाई भी मुतासिर होती थी, यानी वो एक हमारे कल्चर का एक बुरा एक्ट समझा जाता था। आज ये एक इंडस्ट्री की कैफियत में आ गया है, एक इंडस्ट्री की सूरत इख्तियार कर गया है। आज घरों में इसको खेलना कोई बुरा नहीं समझा जा रहा। तो ये उस दौर में और आज के दौर में इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप फर्क क्या देख रहे हैं? मैं बताता हूँ सर, देखिए आप अपने सोसाइटी को एज ए होल देख लें, पूरी सोसाइटी को एज ए होल देख लें, ठीक है, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी सेंटिमेंट हो, एजुकेशन हो, रिलीजन हो, कुछ भी हो, जब आप उसमें इकोनॉमिक्स ले आते हैं ना तो नजरिया ओवर टाइम बदल जाता है। ठीक है, मैं बड़ी फेमस मिसाल देता हूं कि करीम के आने से पहले अगर आप किसी को बोलते हैं कि घर की बेटी को यूनिवर्सिटी में अकेले एक अनजान आदमी के साथ गाड़ी में भेजो, कोई ना भेजता, ऐसे ही है, राइट। लेकिन जब पढ़ाई जरूरी हो गई, नौकरी करना जरूरी हो गई, आपके मुल्क में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम अच्छा नहीं था, करीम जैसी सर्विस आई, 1 साल के अंदर परफेक्टली एक्सेप्टेबल हो गया कि मर्द हो या औरत हो, रात के 8 बजे हो, सुबह के 8 बजे हो, करीम लेके दफ्तर, स्कूल, कॉलेज कहीं भी जाया जा सकता है। तो जब इकोनॉमिक्स आ जाती है ना तो बहुत सारी चीजों की हौसला भी बढ़ता है और एक्सेप्टेंस भी आ जाती है। प्रॉब्लम यह है कि जब आप पहले खेलते थे तो इट वाज नोन एज अ वेस्ट ऑफ टाइम, पास टाइम, कि एक बंदा गेमिंग जोन पे बैठा हुआ है 8-10 घंटे के लिए, तो ना कुछ कमा रहा है ना कुछ सीख रहा है, बस सिगरेट पी रहा होगा या फलाना हरकत कर रहा होगा और वो वापस आएगा, डांट पड़ेगी। इसलिए देखिए, अगर आप नोटिस करें, हुआ ये कि मिड 2000 से लेके ना अर्ली 2010, मतलब 10, 14, 15 तक गेमिंग जोन्स बंद हो गए, गेमिंग जोन्स गायब हो गए एग्जिस्टेंस से, पाकिस्तान के बड़े शहरों से भी। लेकिन अब जब इकोनॉमिक्स का फैक्टर आ गया ना, वही माँ बाप बच्चे के टैलेंट को रिकॉग्नाइज करने लगे, वही माँ बाप देखने लगे यार ये तो 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए महीना कमा लेता है और आपके मुल्क में इस अमाउंट की बड़ी वैल्यू है क्योंकि आप एक एम्पावरिश नेशन है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखा कि आपके इलाके में फिर शहरों में आप देखें गेमिंग जोन बनना शुरू हो गए क्योंकि पॉपुलैरिटी बढ़ गई, लड़के प्रैक्टिस करने के लिए चाहते थे यार हम गेमिंग जोन में जाएं, वहां मोहल्ले के 10-12 और प्लेयर आए। एग्जैक्टली जिस तरह आप गली कुचों में क्रिकेट खेलते हैं ना, अपने स्किल को इंप्रूव करने के लिए लोगों को जगह चाहिए थी कि यार गेमिंग। फिर आपने देखा कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, पिंडी में, गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान, बावलपुर गेमिंग जोन 8-8, 10-10 बनने लगे, स्टेट ऑफ द आर्ट बनने लगे बिकॉज लोग आगे खेलने लगे। तो जो सबसे बड़ा फर्क है कल का और आज का वो है इकोनॉमिक्स का। ये पैसे बनाने की फॉर्मलाइज इंडस्ट्री बन गई है तो इसमें ओवर टाइम एक्सेप्टेंस आ गई। और एक और बड़ी बात, अगर आप सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के हेल्थ सेंस से देखें तो पुरानी जनरेशन के बजाय अब जो पेरेंट्स हैं वो मिलेनियल पेरेंट्स हैं, जिनके बच्चे 15, 16, 17, 18 साल के हैं। वो मिलेनियल पेरेंट्स खुद भी गेमर थे एक जमाने में। माय किड्स आर इन द लेट टीन्स, मैं मिलेनियल में बिग टाइम गेमर हूँ। इसकी वजह से भी घरों में एक्सेप्टेंस गेमिंग की थोड़ी बढ़ने लग गई। लेकिन अगर आप नंबर 1 रीजन पूछें तो सर इकोनॉमिक्स है। जहां आमदनी का जरिया बन गया उसको इंडस्ट्री की शक्ल मिल गई और वो घरों में एक्सेप्टेबल हो गया। ठीक है, तो अब ये नेचुरल टैलेंट इस वक्त पाकिस्तान का है गेमिंग में जो हमें ये टूर्नामेंट जिता रहा है, या फिर ये हार्ड वर्किंग है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो हमें इस फील्ड में कोई खास ऐसी नजर नहीं आती है। अभी इन्वेस्टमेंट की इसमें जरूरत है, स्कोप है, मार्जिन है, अभी तक हम नेचुरल टैलेंट पर ही चल रहे हैं। देखिए मैं इधर थोड़ा अप्रिशिएट करना चाहूंगा। पहले तो आपका सवाल का जवाब दे दूं, अभी फिलहाल हम नेचुरल टैलेंट पे चल रहे हैं, ठीक है, जो कि किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत डेंजरस है क्योंकि नेचुरल टैलेंट की ना एक फाइनाइट लाइफ होती है और एक फाइनाइट पूल ऑफ रिसोर्सेज होते हैं नेचुरल टैलेंट के, ठीक है। आप डिपेंड किस बात पे करते हैं कि नेचुरल टैलेंट के लोग मशहूर होंगे, मतलब आपके वसीम अकरम, वकार यूनुस मशहूर होंगे, उसको देखा देखी जो मिड टैलेंट के लड़के हैं वो कैंप में जाएंगे, अपना गेम बेहतर करेंगे और टीम में शमूलियत होंगे, ऐसा ही होता है। आज हम बिल्कुल वहां खड़े हुए कि अरसलान ऐश, फरजीन, नुमान चौधरी, यू नो एंड ऑल ऑफ दीज गाइज, आतिफ, दे आर ऑल प्लेइंग वेरी वेल। लोग इनको देख के मुतासिर हो रहे हैं, लोग खेल रहे हैं। लेकिन अभी वो स्टेज है जब हमने इसको चैनलाइज करना है फॉर्मलाइज वे में। इसलिए मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा, गवर्नमेंट ऑलरेडी इसको रिकॉग्नाइज कर चुकी है। लास्ट वीक अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम और मिनिस्ट्री के अंदर आना मशहूद के ऑस्पिसेस में ऑलरेडी ई स्पोर्ट्स काउंसिल और टास्क फोर्स जो है कायम हो चुकी है। इसके अंदर इंडस्ट्री के टॉप लीडर्स, डिजिटल साइड के, गेमिंग साइड के, इंटरनेट साइड के और जनरल जो ये स्पोर्ट्स के साइड के लोग हैं, स्पोर्ट्स फेडरेशन के, वो सब शामिल हैं। उनकी पहले सेशंस भी हो चुके हैं और इस वक्त बहुत अग्रेसिव फुटिंग पे काम हो रहा है। उसके लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने के लिए, फॉर्मलाइज मिनिस्ट्री बनाने के लिए, स्पोर्ट्स फेडरेशन और ओलंपिक्स फेडरेशन के साथ इनकी आपस में रिलेशनशिप बनाने के लिए, ताकि पाकिस्तान सऊदी की स्पोर्ट्स इवेंट्स पे और दुनिया में फॉर्मलाइज तरीके से पार्टिसिपेट करना शुरू करें। ये बड़ा जरूरी है क्योंकि जब तक ये नहीं होगा आपके लोकल बूट कैंप नहीं बनेंगे, आपके लोकल फैसिलिटी नहीं बनेगी, ये एक इंडस्ट्री या सेक्टर की शक्ल नहीं ले पाएगी। तो अभी हम नेचुरल टैलेंट पे चल रहे हैं, लेकिन विद इन द नेक्स्ट 18 to 24 मंथ्स हमने इसको लाजमी फॉर्मलाइज करना है, वरना ये भी हमारे बाकी स्पोर्ट्स की तरह जाया हो जाएगी।
सही। और वन लास्ट क्वेश्चन इमरान खान साहब के ये अब ये चूँकि आपने क्रिकेट की मिसाल दी, इस गेमिंग इंडस्ट्री में हमारी एकेडमिक स्टडीज़ की इस वक्त कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी ज़रूरत है? चूँकि क्रिकेट के जो बड़े बड़े लेजेंड्स हमने देखा कि उन्होंने अर्ली एज में अपनी स्टडीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ किया, बहुत अर्ली एज में क्रिकेट खेली आके और एक बड़ा नाम बन गए। तो ये इस गेमिंग इंडस्ट्री में आप गेमिंग के लिए अपनी स्टडीज़ को तो नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते? देखिए, मैं अब थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन, क्योंकि ये बड़ा वैल्यूएबल क्वेश्चन है जो भी सुनना है। देखिए, सऊदी, यूएई हमारे लिए रीजनल मुस्लिम कंट्रीज में मॉडल है ई स्पोर्ट्स के लिए। लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दिस, दे आर द मॉडल वी हैव टू फॉलो इफ वी हैव टू क्रिएट अ सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, क्रिकेट में ना एज ए नेशन आपने पढ़ाई को इग्नोर किया। फुटबॉल में हाउएवर यूके वगैरह में जब आप देखते हैं 80-80 मिलियन पाउंड पर ईयर के कॉन्ट्रैक्ट में जो फुटबॉलर होते हैं, उनके लिए बेसिक एजुकेशन मैंडेटरी होती है, वरना उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है। तो एक तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ क्रिकेट की हमारे मुल्क में कैफियत है, किसी और जगह नहीं है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, देखे इस वक्त सऊदी और यूएई ना ई स्पोर्ट्स, गेमिंग, एजुकेशन को बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री छोड़े कॉलेज और एफए लेवल पे, ए लेवल वगैरह पे भी इंट्रोड्यूस कर चुका है। गेमिंग इज अ फॉर्मल पार्ट ऑफ करिकुलम, जस्ट लाइक यू लर्न अबाउट अदर इंडस्ट्रीज, यू लर्न अबाउट गेमिंग, यू लर्न अबाउट द 50 थिंग्स एसोसिएटेड विद गेमिंग, प्रोडक्शन, ई स्पोर्ट्स, इवेंट मैनेजमेंट, व्हाटएवर द थिंग्स आर, ट्रेनिंग्स, एवरीथिंग का वो नॉलेज देते हैं। सो रादर देन कॉम्प्रोमाइजिंग स्टडी, वो चीज अब स्टडीज का हिस्सा बन चुकी है। क्रेडिट कोर्सेज हैं वो डिग्री के अंदर, तो लोग पढ़ाई अबैंडन करने के बजाय पढ़ाई से ज्यादा कायल रहते हैं, एंड देन वो महारत हासिल करते हैं। अच्छा, फिर पढ़ाई के बाद उन्होंने अपने मुल्कों में बूट कैंप लगाए हुए हैं, लोग मजीद मास्टरी कर सकते हैं, लोग मजीद डिप्लोमा कर सकते हैं, लोग मजीद सर्टिफिकेट ले सकते हैं। सो मैं तो कहूंगा कि ये तो बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपने पढ़ाई को और स्टिकी बनाना है तो सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, आपके रीजन में जॉर्डन इज फैंटास्टिक इन दिस। देयर इज अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड फेट आउट ऑफ जॉर्डन, जिन्होंने हमारे बड़े स्पोर्ट्स प्लेयर को सपोर्ट किया है। उधर भी करिकुलम का हिस्सा है, मैंडेटरी करिकुलम का। सो रादर देन ये सवाल पूछना कि पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज होगी, मैं कह रहा हूं अभी एक्शन लेना चाहिए एकेडमिया को कि जो हमारे रीजन के लोगों ने सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन की हुई है, हमें एजुकेशन के अंदर उसकी इंप्लीमेंटेशन करना जरूरी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सीईओ रैप्टर गेम्स हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को कोयले से चलने वाले सैकड़ों पावर प्लांट्स खोलने के इख्तियारात दे दिए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते ट्रंप इंतजामिया की जानिब से कोल प्रोडक्शन को कंट्रोल करने वाली रेगुलेशंस को वापस लेने का ऐलान किया गया था और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के 65% साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को मुलाजमत से फारिग कर दिया गया था। अमेरिकी एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक साल 2000 में अमेरिका की कोयले से बिजली की पैदावार तकरीबन 50% के करीब थी, जो अब कम होकर सिर्फ 16% पर आ गई है। नेचुरल गैस, न्यूक्लियर और रिन्यूएबल सोर्सेज से एनर्जी की प्रोडक्शन में नुमाया इजाफा हुआ है। ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज की वजह से कोयले को सबसे बुरा फॉसिल फ्यूल समझा जाता है और इसके असरात से बचने के लिए काफी एनवायरमेंटल कॉस्ट दरकार होती है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के मुताबिक फजाई आलूदगी पर काबू पाकर अहम हेल्थ और एनवायरमेंटल बेनिफिट्स हासिल किए गए थे, जिन्हें कोयले से चलने वाले प्लांट्स की वजह से खतरात लाहक हो गए हैं। इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका 2026 तक अपने कोयले से होने वाले 50% प्रोडक्शन को बंद करने जा रहा है। लेकिन अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पहले से बंद कोल पावर प्लांट्स और नए कोल पावर प्लांट्स को एक्टिव करने की कोशिशें कर रही है। अमेरिका के मुकाबले में चाइना अपनी टोटल इलेक्ट्रिसिटी की जरूरियात का 60% हिस्सा कोल पावर प्लांट से बनाई गई बिजली से पूरा करता है। नेशनल एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन के नंबर्स के मुताबिक 2023 के मुकाबले में 2024 में चाइना ने सोलर एनर्जी जनरेशन में 45.2% का इजाफा किया है और विंड पावर के पोटेंशियल में ईयर आफ्टर ईयर 18% का इजाफा हुआ है। चाइना इस वक्त रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन वाले ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पर मौजूद है। यूएस कोल रिजर्व्स के मुताबिक यूएस में 469 बिलियन टन कोयले के ज़खायर मौजूद हैं, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। चीन कोल रिजर्व्स के हिसाब से दुनिया में चौथे नंबर पर है, लेकिन कोल प्रोडक्शन और कोल कंजम्पशन के हिसाब से इस वक्त पहले नंबर पर मौजूद है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप चाइना की कोल प्रोडक्शन, कोल कंजम्पशन और कोल से इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान अपने ज़ेर ज़मीन ख़जाने से अभी भी सही तौर से फ़ायदा नहीं उठा पा रहा है। आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 180 अरब टन कोयले के ज़खायर मौजूद हैं। इन ज़खायर का बड़ा हिस्सा थर में महफूज है। थर कोल की मदद से पाकिस्तान 60 साल तक 50,000 मेगावाट बिजली बना सकता है, जो कौमी ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा है। इस वक्त थर की कान से हर साल 38 लाख टन कोयला निकल रहा है और ये नंबर्स रवां साल के इख्तिताम तक 76 लाख टन तक पहुंच जाएंगे, जबकि अगले साल कोयले की पैदावार
1,25,00,000 टन तक पहुंचाने का मंसूबा है। थर से कोयला निकालने की फी टन $50 लागत आती है। जैसे जैसे पैदावार बढ़ेगी ये लागत भी कम होती जाएगी। रवां साल के अख्ताम तक की कीमत $40 और अगले साल $30 तक पहुंच जाएगी। इसी तरह पाकिस्तान मकामी कोयला अपने बिजली घरों में इस्तेमाल करके सालाना अरबों डॉलर की बचत कर सकता है। माहिरीन के मुताबिक थर के कोयले से बनी बिजली की लागत ₹18 फी यूनिट है, लेकिन जब थर से वसी पैमाने पर कोयला निकलने लगेगा तो ये लागत मजीद कम हो सकती है और ₹10 फी यूनिट तक भी जा सकती है। जबकि इस वक्त बिजली घरों में दरामदी कोयले से ₹30 फी यूनिट के हिसाब से बिजली बन रही है। दुनिया भर में तरक्की याफ्ता ममालिक इस वक्त कोयले से बिजली बनाकर अरबों डॉलर बचा रहे हैं। अमेरिका, चाइना की हमने अभी ऊपर बात की, फिर इंडिया, जापान, इंडोनेशिया, रशिया, जर्मनी, पोलैंड और दीगर ममालिक में 6000 से जायद कोयले से चलने वाले बिजली घर काम कर रहे हैं। फिर क्या वजह है कि हम इस ब्लैक गोल्ड से फ़ायदा उठाने में अभी तक नाकाम है? क्या संजीदगी नहीं है, हमारी विल नहीं है, इंटेंशन नहीं है, या अवेयरनेस इशू है क्या? ये हम जानेंगे। इंजीनियर असद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एनर्जी एफिशिएंसी एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया असद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब हम देख रहे हैं कि चाइना, अमेरिका इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा अपने कोल रिजर्व से फ़ायदा उठाने की कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान इसमें इतना पीछे क्यों रह गया? हाँ जी, बिल्कुल। बात ये है कि हर कंट्री जो है वो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को जो है मलूज़े खातिर रखता है, और डेफिनेटली ट्रेड वार तो अपनी जगह है ही है, लेकिन जब भी आप एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं तो आपको बैलेंस्ड फ्यूल मिक्स चाहिए होता है। और वो इस तरीके से होता है कि आपकी हर जो आपका एंड यूज़र है उसके लिए कीमत ख़रीद कम से कम हो। और लेकिन जब कीमत ख़रीद कम से कम होने के साथ साथ जो एनवायरनमेंट या क्लाइमेट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उसकी जो अगर आपकी बिजली की बचत तो हो रही है, कमी उसकी बिजली की पैदावार की जो कीमत है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी इम्प्लीकेशंस हैं, उसकी माहौलियाती इम्पैक्ट जो है उसका बायोडाइवर्सिटी पे, आसपास माहौल पे, तो वो उसकी कदर कीमत जो है ना, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो बहुत से उसको तरजीहात में शामिल किया, और एक पूरा रजीम, पूरा पेरिस एग्रीमेंट, और आपको भी अंदाज़ा है कि ये एक काफ़ी अरसे से एक सिलसिला चला आ रहा है, और हर साल जो माहौलियाती कॉन्फ्रेंसों में टारगेट्स और टाइट से टाइट करने की बात चल रही थी। और डेफिनेटली जो माहौलियाती आलूदगी में सबसे बड़ा जो नाम लिया जाता है वो एनर्जी सेक्टर का ही लिया जा रहा होता है, एनर्जी और इंडस्ट्री का। और ये जो चीज़ें हैं जिसमें अब ये बड़े कंट्रीज़, बिग गन्स अंदर एंटर हो चुकी हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा बाकी जो कंट्रीज़ पे जो अभी इंटरनेशनल लेवल पे अपनी तरफ से कमिटमेंट्स दे चुके हैं पाक साफ एनर्जी ज़राए से बिजली बनाने की। और डेफिनेटली पाकिस्तान के पास इतने एनर्जी मिक्स इस नौइयत का है कि वो लाइक कोल का तो आपने ख़जाना बताया, वी हैव विंड, वी हैव सोलर, वी हैव अदर थिंग्स एज वेल, लेकिन हमने अब उसमें इतनी कहते हैं ना फॉरवर्ड जंपिंग कर ली अपनी प्लानिंग में कि हमने अपने जो अगर बिजली के अंदर आप जो कोयले के पावर प्लांट लाना भी चाहते हैं तो आपका IGCEP होता है, जो इंटीग्रेटेड जनरेशन एक्सपेंशन प्लान, जिसमें पूरे पावर प्लांट्स ये आपकी उसकी एक प्लानिंग, उसका पूरा एक मॉडल रन किया जाता है, और ये पता लगता है कि कौन सा प्लांट जो है वो प्रायोरिटी पे जाएगा अगले 20 सालों में, 30 सालों में कौन कौन से प्लांट ऊपर आएंगे। तो अब ये चीज़ देखने की है कि उसमें जो कोल बेस्ड हैं प्लांट्स वो किस किस कैटेगरी पे आ रहे हैं, और बाकी दुनिया जिस सिमत जा रही है वो तो जा रही है कि फेज आउट ऑफ कोल की तरफ बात चल रही थी। इंडोनेशिया को जस्ट एनर्जी ट्रांसिशन के तहत, जेट पीस के तहत उनको माली इमदाद दी जा रही थी कि आप अपने कोयले के पावर प्लांट जो हैं वो अपनी उसकी एज पूरी होने से पहले बंद करेंगे तो आपको माली वसाइल दिए जाएंगे। पाकिस्तान भी डिफरेंट हमारे जो हैं यहाँ पर माहौलियाती तंजीमों के और थिंक टैंक्स वगैरह वो भी इस चीज़ को प्रमोट कर रहे थे। सो लेट्स सी वेयर वी एंड अप इन दिस टग ऑफ वॉर बिटवीन चाइना एंड USA नाउ। सर, तो अब असद साहब, ये अभी ज़ाहिर है पाकिस्तान का जो एनर्जी मिक्स है, पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस का इस वक्त हल आपको क्या नज़र आ रहा है? बहुत सारे अभी ऐसे प्लांट्स हैं जो कि अर्ली रिटायर करने जा रहे हैं या कुछ रिटायर होने वाले हैं, तो ये कोल पर शिफ्ट होना या थर कोल से पूरा फ़ायदा उठाना, ये पॉसिबल आपको नज़र आ रहा है अगले चंद सालों में? देखिए, हम लोग उस तक जाके जब दुनिया जो है ना ट्रांसिशन पे कदम रख चुकी थी, लेकिन अगेन हमें केस बिल्टअप करना पड़ता है कि हमारे जितने भी वहाँ पर प्लांट्स चल रहे हैं मिसाल के तौर पे, अगर वो कानूनी तौर पे आपके माहौलियाती पैरामीटर्स पे पूरा उतर रहे हैं और वर्ल्ड बेस्ट इन क्लास हैं वर्ल्ड में, और आपकी उसकी इम्प्लीकेशंस नहीं आ रही हैं आपके माहौल के ऊपर, तो कानूनी तौर पे तो आप उसको ऑपरेशनल रख सकते हैं। लेकिन अगेन आपकी जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं आपके ऊपर, जो वहाँ के
जो लाइबिलिटीज़ हैं वहाँ के लोगों के कंसर्न्स हैं, जहाँ जहाँ ये माइंस और जहाँ ये समझा जाता था कि पाकिस्तान में कभी बिजली का कोयले का बिजली का लग ही नहीं सकता, वो लगा चला। कंस्पायरेसीज भी इसके इर्द गिर्द घूम रही होती हैं। और ये है कि उसको कितना इंडिजीनियस लेवल पे कोल के ऊपर जो है आपके इंपोर्टेड कोल के जो पावर प्लांट्स अभी चल रहे हैं, उसको हम किस तरह लोकलाइज कोल पे कीपिंग इन व्यू कि आप इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स को अगर मेंटेन रखें, जिसे एंड ऑफ द पाइप ट्रीटमेंट कहते हैं, तो टेक्निकली जो है और उसका इम्पैक्ट ग्रिड पे आवाम को मिल सकता है, तो वो देखा जाना चाहिए। बट द पॉइंट इज कि हमारे पास अभी सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगी। सोलर ने हर किस्म के फ्यूल को मात दे दी है। सो हमारा पाकिस्तान का सिनेरियो माइट बी अ बिट डिफरेंट कि हम लोग जो है या हर बंदा घर के अंदर कोयले के पावर प्लांट्स तो नहीं लगा सकेगा, लेकिन एटलीस्ट सोलर ने अल्टरनेट आपको दे दिया है कि आप हर किस्म की ग्रिड की बिजली, चाहे जो मर्जी रिसोर्स से आ रही हो, क्लीन या डर्टी, तो अगर महंगी होगी तो आवाम नहीं खरीदेगी। दे आर गोइंग टू गो फॉर पाकिस्तानी नेशन, आवाम लोग जाएंगे जो उनकी जेब पे हल्की होगी और उसी को खरीदेंगे, चाहे वो आपके अगर एंटी एनलेस कोल डोमिनेट करता है और उसकी प्राइस जो है आपकी ओवरऑल बाकी एनर्जी बास्केट प्राइस से कम होती है, जो कि इस तरह होता नहीं है। आपने सारे फ्यूल मिक्सेस को देखते हुए आपका टैरिफ डिटरमिन होता है, बाकी आपके जो ट्रांसमिशन लॉसेज और XYZ के कंपोनेंट्स होते हैं टैरिफ डिटरमिनेशन के। बट एनी हाउ, जब तक सोलर ने जो पाकिस्तान में अगली फ्यूचर की भी डिमांड इतना इंपोर्ट हो चुका है कि वो पूरी की हुई है, तो ये इस बात की होगी देखने की कि जो हमारे यहाँ पर पोटेंशियल है कि हम उसको पूरे तौर पे एक्सप्लोर भी कर सकेंगे नहीं, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए दुनिया की ताकतें। लेकिन अगेन हमने साथ में कॉन्शियस सिटीजन रहना है, हमने प्लेज किया इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के ऊपर। अगर उसको चलाए बगैर हमारा काम पूरा हो सकता है, तो बेस्ट थिंग इज, मैं तो एनर्जी कंजर्वेशन एक्सपर्टों कहता हूँ कि द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज द फ्यूल विच वी डोंट यूज। हम कंजर्व करते हैं, हम पोल्यूटेंट एनर्जी रिसोर्स हो या क्लीन हो, तो हम आपकी प्रोडक्टिविटी पे बात करें, हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे बात करें। मैं दूसरी बॉटम अप अप्रोच पे बिलीव करता हूँ, टॉप डाउन अप्रोच की बजाय। ठीक है, लेकिन असद जैसे जैसे अब ये सोलर कंज्यूमर्स की तादाद बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारे नेशनल ग्रिड पर भी फिर बोझ बढ़ता जा रहा है, चूँकि जो नेशनल ग्रिड के कंज्यूमर्स हैं वो ग्रिड की बिजली का बिल फिर उन्हें ही पे करना है, और बहुत सारे अब सोलर कंज्यूमर्स उसमें से अगर माइनस हो जाएंगे तो फिर कैसे हम बैलेंस कर सकेंगे जो नॉन सोलर कंज्यूमर्स हैं उनमें और फिर सोलर कंज्यूमर्स में? जी, इसमें आप देखिए कि अभी जिस जो हैं वजीर साहब हैं बिजली के, तवानाई के, तो उन्होंने जो अभी हालिया नेट मीटरिंग रेगुलेशंस चेंज हुई हैं, एक ये सिलसिला है कि इसमें कोई किसी मतलब ये रोका नहीं गया सिलसिला इस अमल को। इसमें सिर्फ ये किया गया कि जो कीमतें खरीद और जो सेल्स एंड परचेज प्राइस हैं जो कंज्यूमर से, नेट मीटर कंज्यूमर से ली जानी है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा कौमी ग्रिड है। इसके लिए हम जब सोलर नहीं था, माइट भी हमें पॉलिसीज उस वक्त सोचनी चाहिए थी कि हम क्योंकि टेक्नोलॉजी से आपकी पॉलिसीज कम्पीट नहीं कर सकती, तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे अडप्ट होगी, और ये जो बिजली की तकसीम कार कंपनियां हैं, ये हमने एक डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइड एक रिपोर्ट पे हमने बताया था कि नेट मीटर कंज्यूमर्स का इम्पैक्ट जो है नॉन नेट मीटर पे किस तरह आ रहा है। लेकिन हमने उसमें और भी ऑप्शंस दिए हैं कि आप बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स पे जाएं, आप बाकी दीगर उसके अंदर जो ऑप्शंस हैं उसको एक्सप्लोर करें, ताकि आपकी ओवरऑल डिमांड जो है अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इन रश आए, तो आपकी ग्रिड पे आपकी डिमांड बढ़नी चाहिए, इंडस्ट्रियल जोन्स लगने चाहिए। आपका ज़्यादातर लोड जो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वाला, वो डोमेस्टिक लोड है बिजली का, जो कि GDP और आपकी एक्सपोर्ट्स के ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं आता। तो वी नीड टू बी स्ट्रेटेजिकली हैंडलिंग दिस थिंग, और डेफिनेटली लाइक ग्रिड जो है वो हमारी कॉमिंग ग्रिड है, लेकिन उसको अगेन लोगों की इनएफिशिएंसी, इदारों की इनएफिशिएंसी की सजा आम आवाम को नहीं मिलनी चाहिए। मैं इस पे भी बिलीव करता हूँ। पर सही, अब साहब लास्ट में जरा ब्रीफली अगर आप 30 सेकंड्स में कंक्लूड कर सकेंगे, जो इस वक्त एनर्जी का बहरान है और लोगों पर इस वक्त एक बोझ की सूरत में मौजूद है, चलें जो सोलर अफोर्ड कर सकता है वो सोलर की तरफ जा रहा है, लेकिन जिसके लिए अफोर्डेबल नहीं है उसके लिए फिर गवर्नमेंट के पास अब इस वक्त कितना मार्जिन है, कितना रिलीफ इस वक्त ड्यू है, जो कि एक आम शख्स को, एक आम कंज्यूमर को मिलना चाहिए? हाँ जी, उसमें ये है कि जिस तरीके से आम कंज्यूमर, जिसमें आप देखें ना लाइफ लाइन कंज्यूमर्स हैं आपके, और बाकी जो एक आम सफ़ेद पोश तबका है जो सोलर नहीं लगा पाया, या जिसके पास नहीं वसाइल थे, तो जिस तरह सिंगल फेस कंज्यूमर्स की बात कर लें पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा हैं, और सब्सिडी भी सबसे ज़्यादा उन्हीं को मिल रही होती है,
उस सेगमेंट को। तो द पॉइंट इज कि वहाँ पर इस तरह के सॉल्यूशंस जब जाएंगे तो आपकी जो गवर्नमेंट साइड से सब्सिडी दी जाती है, तो उनको इस तरह की प्रोग्राम्स लेकर आए जाए, तो उनको सिर्फ एक लाइट और एक पंखे ऊपर ना उनको जो है ना अपना फर्ज पूरा समझ के पूरा किया जाए। उनका हक है उनके बच्चों का कि उनको कंफर्ट, बाकी भी जो जराए हैं जो आम ग्रिड से बिजली से जो उनको जो सहूलियात मिलती हैं वो एक आम घर को वो भी मिलनी चाहिए। तो ताकि वो एनर्जी पॉवर्टी की इंटरनेशनल डेफिनेशन है। तो हम एक तरक्की याफ्ता मुल्क, जिस तरह एक कहते हैं ना कि 5,000 6,000 यूनिट्स एक मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क का बंदा इस्तेमाल करता है, तो हमारी तो अभी तक तो हम गिन गिन के जो इस्तेमाल भी करने थे तो वो 200-300 यूनिट पर कैपिटा से आगे जो है वो बढ़ ही नहीं सके, जिसमें सप्रेस डिमांड है। लोड शेडिंग के अभी भी मामला हैं बहुत सी जगहों पे, और बहुत सी ऐसी जगह जहाँ 1-2 रुपए का यूनिट भी है, जिस तरह माइक्रो हाइड्रो प्लांट्स हैं, कम्युनिटी बेस्ड पावर प्लांट्स, वो 1-2 रुपए का भी यूनिट नहीं अफोर्ड कर पाते। तो वहाँ पर मतलब वी नीड टू लाइक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, डिफरेंट लोकल गवर्नमेंट, लोकल जो पॉलिटिशियंस हैं, लोकल कम्युनिटी ड्रिवन मॉडल्स हैं, माइक्रो ग्रिड्स हैं, इस तरह के डिफरेंट बेशुमार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी बेसिस पे एक कम्युनिटी बेस्ड या इस तरह के जो जिनके सोलर सरप्लस बिजली के यूनिट बन रहे हैं उनको इख्तियार दिया जाए कि वो अपने जिस तरह अपने वॉलंटरीली अपने एक्स्ट्रा यूनिट्स को वो एडजस्ट कराएं कि जी हमारे ये जो भाई जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे इनकी जगह इनके बिल्स को एडजस्ट करें। कोई इस तरह की स्कीम्स हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन की तरफ लेके जाएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इंजीनियर असद नजी, एफिशिएंसी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और हम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। हमारे मुल्क के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इस वक्त खासे बेहतरी की जानिब जा रहे हैं और स्टॉक मार्केट को भी हम रोज़ाना की बुनियाद पर ग्रो करते देख रहे हैं। खासतौर पर ये हफ्ता मार्केट के लिए बड़ा बेहतर रहा है और लगातार 2-3 रोज़ मार्केट में एक ग्रेजुअल अपवर्ड ट्रेंड हमने देखा है, जहां किसी दिन मार्केट में 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ, किसी दिन हमने 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा होते देखा। जबकि पिछले इस हफ्ते के आगाज़ पर जब उम्मीद थी कि इंटरेस्ट रेट उसमें एक वाज़े कमी आएगी और वो शायद सिंगल डिजिट तक चला जाएगा, लेकिन वहाँ पर हमने देखा था कि एक थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच स्टेट बैंक की हमें नज़र आई और उसको बरकरार रखा गया। तो वो वाला फ़ायदा जो कि मज़ीद स्टॉक मार्केट को हो सकता था वो नहीं हो सका। लेकिन हमने फिर भी फरवरी के नंबर्स देखे, हमारे मुल्क में जो FDI के नंबर्स हैं वो भी खासे हौसला अफजा हैं। स्टॉक मार्केट भी हमारी ऊपर जारी है, जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी इस वक्त खासी हद तक अंडर कंट्रोल है। तो स्टॉक मार्केट का मुस्तकबिल हमारे मुल्क में इस वक्त कैसा है, ख़ासतौर पर अभी चूँकि रमज़ान के दिन चल रहे हैं, रमज़ान के बाद जब ईद की छुट्टियां आएंगी और फिर उसके बाद मार्केट मजीद कितना ऊपर जा सकती है और इन्वेस्टर्स इस वक्त कितनी अपनी मजीद दिलचस्पी शो कर रहे हैं, मार्केट का वॉल्यूम किस हद तक बढ़ सकता है, इंडेक्स कहां तक जा सकता है। इस पूरी सूरत हाल पर हसन मेहंती साहब MD एंड CEO हैं, आरिफ हबीब कमोडिटीज़ के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हसन साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। हम इस हफ्ते देख रहे हैं कि बहुत बेहतर अंदाज से मार्केट ग्रो कर रही है। इसकी पहले तो बुनियादी वजूहात पर ज़रा रोशनी डालिएगा और पिछले 1-2 हफ्ते में थोड़ा सा एक अप एंड डाउन हमने मार्केट में देखा है, तो वो वाली जो करेक्शन थी उससे बेहतर अंदाज से मार्केट बाहर निकल आई। देखिए, बुनियादी तौर पे इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर भी जो है इजाफा देखा गया है इस वीक, लेकिन जाहिर है कुछ हद तक पाकिस्तान मार्केट के लिए अच्छी खबर कुछ इस तरह से भी है कि रिपोर्ट्स हैं कि जो सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान है जो गवर्नमेंट का, जिसमें तकरीबन 1.25 ट्रिलियन जो है कमर्शियल बैंक से बोरो किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से और सर्कुलर डेट क्राइसिस को खत्म किया जाएगा। आई थिंक ये एक मेजर रीजन है जिस पर हमने सरगर्मी मेनली जो है वो ऑयल सेक्टर में देखी। ऑयल प्राइसेस वैसे भी इंटरनेशनली बढ़ती जा रही हैं और पाकिस्तान के लिए स्पेशली जब IMF प्रोग्राम को हमने उस रिव्यू को कंप्लीट किया है तो इन्वेस्टर्स की काफी ज्यादा जो है वो तवक्कुआत है कि IMF की जो नेक्स्ट ट्रांच है $1 बिलियन की वो नेक्स्ट मंथ यानी कि मई के माह के अंदर रिलीज होगी। साथ में क्लाइमेट जो फंड है उनकी भी रिलीज होगी, कोई एक $1 बिलियन का वहां पर भी अप्रूवल पेंडिंग है। तो आई थिंक कि स्पेकुलेशन ज्यादा है इस वक्त मार्केट में और वो कुछ रिपोर्ट्स की बेसिस पर है, जहां कर हमें जो है कुछ अप्रूवल्स मिले हैं IMF की तरफ से, एटलीस्ट वहां पर कुछ कंडीशंस हैं जिस पर जो है वो इन्वेस्टर्स की खदशात हैं, जिसकी वजह से मार्केट बहुत उम्दा तेजी नहीं दिखा रही, लेकिन फिर भी ऑल टाइम हाई पर इस वक्त मार्केट ट्रेड कर रही है। तो ऐसा साहब, ये जो जितने अरसे रिव्यू रहा, जितने अरसे IMF का डेलीगेशन पाकिस्तान में रहा, हमने देखा कि मार्केट ने कोई ख़ास ग्रो नहीं किया, लेकिन उनके वापस जाते ही अच्छा खासा मार्केट में ग्रोथ हमने इस वक्त देखी है। तो इस वक्त जो नई इन्वेस्टमेंट है उसमें हम किस हद तक इजाफा की तवक्को कर सकते हैं या इस वक्त इजाफा उसमें हो भी रहा है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली फॉरेन आउटफ्लोज हैं, तो यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर तो एग्जिट ही कर रहे हैं मार्केट
को। लोकल इन्वेस्टर्स इसलिए बुलिश नजर आ रहे हैं क्योंकि जो इससे पहले काफी ज्यादा जो है हमने देखा था सर्कुलर डेट जो क्राइसिस था वो 4 ट्रिलियन टच कर गया था। उस जो 4 ट्रिलियन में से 1.5 ट्रिलियन का जो गैस सेक्टर का पावर सेक्टर का जो सर्कुलर डेट क्राइसिस जो प्लान है वो सामने आया है और वो IMF ने मोरलेस जो है वो अप्रूव करने की जो है कंडीशंस के साथ जो है वो दी है उसकी परमिशन। तो आई थिंक कि इसको इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा पॉजिटिव ले रहे हैं क्योंकि अभी इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी वो नियर टू कोलैप्स थी। उन कंपनीज के अंदर हम देख रहे हैं कि मेनली जो है वो इन्वेस्टर इंटरेस्ट सामने आ रहा है। साथ में जो गवर्नमेंट की प्राइवेटाइजेशन की ड्राइव है वो हमें फिर माह रमजान के बाद जो है वो आते हुए दोबारा से नजर आ रही है। तो आई थिंक कि जो डेलिब्रेशन है गवर्नमेंट की उसमें मेजर जो है वो हमने उसका मेजर रोल देखा है मार्केट की जो आउटप्ले मार्केट की है। और आई थिंक कि उसके अंदर IMF का रिव्यू का कंप्लीशन एक मेजर जो है डेवलपमेंट है जिसके अंदर उस प्रोसेस की तरफ अब हम निकल चले हैं जिसमें IMF जो है वो सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस जो है वो इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, ऐसे तब एक जो फिस्कल स्पेस भी था इस वक्त स्टेट बैंक के पास इस जो पॉलिसी रेट है उसको कट करने का और उसको सिंगल डिजिट में ले जाने की बिजनेस कम्युनिटी की डिमांड भी थी। तो मार्केट पर इस कितना इम्पैक्ट पड़ा इसके बरकरार रहने का, और अगर ये 10% के आसपास या बिलो 10 चला जाता तो उससे मार्केट मजीद कितना बूम कर सकती थी? देखिए यू आर राइट कि अगर मार्केट के अंदर काफी ज्यादा बूस्ट और ज्यादा तेजी से आ जाता, अगर जो पॉलिसी रेट है उसके अंदर खातिर का मजीद कमी आती है। उसकी वजह ये थी कि हमने इन्फ्लेशन को 1.5% पे एटलीस्ट CPI इन्फ्लेशन को माह फरवरी में आते हुए देखा, तो जाहिर है काफी गुंजाइश थी स्टेट बैंक की तरफ से। बट अनफॉर्चुनेटली चूंकि हम IMF प्रोग्राम में है वहां पर IMF ने काफी ज्यादा हमें अप्रिशिएट किया है कि हमने स्ट्रिक्ट मॉनेटरी पॉलिसी को सस्टेन किया है। आई थिंक कि हमारा जो रिव्यू का प्रोग्रेशन है उसका रीजन ही ये है कि हमने मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट रखा है। तो हमें दोनों तरफ देखना है, एक तो रुपी स्टेबिलिटी को देखना है, वो उसी बेसिस पे पॉसिबल है कि जब इंटरेस्ट रेट हम हायर साइड पे रखेंगे तो फॉरेन इनफ्लोज आएंगे, जाहिर रेमिटेंसेज आती हैं, उसका काफी ज्यादा दारोमदार इंटरेस्ट रेट्स पर होता है। तो इंटरेस्ट रेट्स हमने हायर साइड पे रखे हैं, उसकी वजह से हमारा रुपी स्टेबल मोर और लेस स्टेबल रहा और जाहिर है IMF ने उसको अप्रिशिएट करते हुए इस रिव्यू को प्रोग्रेसिवली एक एग्रीमेंट के फॉर्म में जो है वो कैरी किया है। तो आई थिंक इसको पॉजिटिव हम ले रहे हैं इस हिसाब से। बट जाहिर है पॉजिटिविटी ज्यादा होती है अगर हमने पॉलिसी रेट को और ज्यादा अगर हम उसको कम करते तो जाहिर है हमें कैपिटल मार्केट के अंदर मजीद ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट आते हुए नजर आती। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी मार्केट फिर भी तेज है और इस वक्त ऑल टाइम हाई पर है और उसकी वजूहत यही है कि IMF मोर लेस गवर्नमेंट के प्रपोजल्स को एक्सेप्ट भी कर रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एहसान मेहंदी साहब, MD एंड CEO और टीज हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।